हेलो बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज। ये सेकेंड यूनिट शुरू हो चुकी है। तो विदेशी विनिमय के अंदर हम दो ही तो बातें पढ़ेंगे, एक विदेशी मुद्रा और एक विनिमय दर। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। विनिमय दर क्या होती है? जिस पर किसी देश की करेंसी की एक इकाई के बदले में अन्य देश की करेंसी की इकाइयों की संख्या प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब ये है, जब घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय कहते हैं। क्लियर? और जिस रेट पर बदली जाती है उसे हम कहते हैं विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल में आपके लिए कि $1 बराबर 40 रुपये। क्लियर? या हम ये लिख सकते हैं $1 1 रुपया बराबर 1/40 रुपये। क्लियर? विनिमय दर दो प्रकार की पढ़ते हैं हम, एक स्थिर विनिमय दर और एक हमारी लोचशील विनिमय दर। क्लियर? तो स्थिर विनिमय दर क्या होती है? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। स्थिर विनिमय दर वो होती है जिसे एक देश की सरकार की ओर से कार्य करता है, ज़्यादातर एक देश का केंद्रीय बैंक। जैसे हमारे देश में RBI विदेशी विनिमय की दर को देखता है। तो जिसमें स्थिर विनिमय दर होती है जिसमें सरकार द्वारा विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने की कोशिश की जाती है। स्थिर बनाए रखने का मतलब क्या होता है? यहाँ हमने दिखाया $1 40 रुपये, यानी लगभग इसके पास ही विनिमय दर रहे है ज़्यादातर। $1 बराबर 40 रुपये। इसको घटने और बढ़ने ना दे सरकार अपने तरीक़ों से, किसी भी तरह से इसे रोक के। जैसे प्राइस को घटने और बढ़ने से रोकती है, ऐसे विनिमय दर को भी घटने और बढ़ने से रोक के मार्केट में, तो वो होती है स्थिर विनिमय दर। क्लियर? आज विश्व में स्थिर विनिमय दर प्रणाली नहीं है। आज विश्व में लोचशील विनिमय दर प्रणाली पाई जाती है, जो मांग और पूर्ति के द्वारा, मांग किसकी? विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित अपने आप होती है मार्केट में। क्लियर? अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्थिर विनिमय दर के पक्ष में तर्क, या यूँ कह सकते हैं इसके लाभ क्या थे। तो इसके लाभ ये थे कि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता था। बढ़ावा क्या मिलता था? कि इससे रेट है ना निश्चित रहती थी कि भाई $1 40 रुपये। तो लेने वाले देने वाले को निश्चित रहते थे भाई यही रहेगी विनिमय दर, इसलिए वो आपस में अपना कार्य आसानी से लेन देन हो जाता था। तो इसमें निश्चितता का तत्व पाया जाता था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है। क्लियर? दूसरा इसमें आर्थिक विकास। भाई आर्थिक विकास के लिए हमें विदेशी पूंजी चाहिए, तो स्थिर विनिमय दर है तो हम अनिश्चितता तो थी नहीं भाई, ये स्थिर रहेगी, उतार चढ़ाव का डर नहीं था। इसलिए हम दीर्घकालीन निवेश यानी दीर्घकालीन लोन लेकर निवेश करने में भय या संकोच नहीं था, इसलिए इसका आर्थिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। लेकिन अब ये ऐसा मैंने बताया कि अब कौन सी है? लोचशील विनिमय दर। तीसरी, इसमें सट्टे की बात नहीं थी। सट्टा यानी सट्टा कब लगता है? जब विनिमय की दरों में उतार चढ़ाव होता है तभी सट्टा लगता है। इसमें तो सरकार क्या रखती थी? स्थिर बनाए रखती थी, इसलिए इसमें ये वाली समस्या नहीं थी। अगले पॉइंट है आंतरिक स्थिरता। घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिरता को स्थिर विनिमय दर सुनिश्चित करती है, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था में आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भी स्थिर विनिमय दर अच्छी थी। पूंजी निर्माण को बढ़ावा। लास्ट पॉइंट, स्थिर विनिमय दर पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करती है। विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव का सामना करने हेतु नगद कोषों की आवश्यकता नहीं होती, अतः इन नगद कोषों का निवेश करके रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद के ऊंचे स्तर को हम उठा सकते हैं। क्लियर? अब स्थिर विनिमय दर की हम पढ़ेंगे कमियां, समस्याएं, दोष, आलोचनाएं। समझ आए बच्चों? ये सारी। तो इसमें क्या क्या कमियां आती हैं? हमने 3 ही कमियां लिखी हैं। पहली है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सापेक्षिक कम सहायक है। देखिए लोग, स्थिर विनिमय दर है तो एक देश है लाभ कमाने के लिए काम करता है। मान ली कोई देश है निर्यात कर रहा है हमारे देश में, यानी हमारा आयात है, तो जब उसको पता है कि विनिमय दर यही रहेगी तो वो अपनी कहीं और बेचने की कोशिश करेगा जहाँ से उसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कम सहायक थी। दूसरा, वास्तविक विनिमय दर। भाई ये वास्तविक कैसे हो सकती है? इसे सरकार ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, यानी वो कहते हैं ना घोड़े की लगाम पकड़ रखी है, जैसे छोड़ेंगे लगाम दौड़ लगा देगा, तो यहाँ पर लगाम पकड़ी तो ये वास्तविक विनिमय दर तो है नहीं। ठीक है। तीसरा, आर्थिक संकट। गत वर्षों में घटे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संकट का मुख्य कारण स्थिर विनिमय दर ही था। तो IMF ने इसको
1970 में स्थिर विनिमय दर को प्रणाली को अलविदा कह दिया था। इसी वजह से कह दिया था क्योंकि इससे विश्व में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं लचीली विनिमय दर, जिसे नम्य विनिमय दर फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ये वो रेट है जो मैंने अभी बताया, जो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। ये दोनों जहाँ पर बराबर होती हैं वहाँ लचीली विनिमय दर निर्धारित हो जाती है। इसके पक्ष में तर्क है कि ये भुगतान शेष के संतुलन को बनाए रखने में हमारी सहायता करती है। इससे विश्व बाजार के क्षेत्र में घरेलू अर्थव्यवस्था का सही चित्रण करती है। भाई हमारे निर्यात बढ़ेंगे तो हमारी विनिमय दर भी अच्छी रहेगी, और निर्यात नहीं बढ़ेंगे, आयात बढ़ेंगे तो ये हमारी इमेज को ख़राब करती है। तो ये हमारे सही रियल चित्रण को बताती है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि, इससे अंतर्राष्ट्रीय तरलता में भी बहुत वृद्धि होती है। क्लियर। मौद्रिक नीति को प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक है। हमने मौद्रिक नीति पढ़ी थी तो उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। लचीली विनिमय दर के विपक्ष में तर्क क्या है कि इसमें सट्टे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। भाई देखो, इसमें सट्टा की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, आंतरिक स्थिरता को खतरा है ना, पूंजी के रूप में रुकावट है, यानी पूंजी एक देश से दूसरे देश में आने जाने में रुकावट है, क्योंकि अनिश्चित दर रहती है, कब घट जाए कब किसी की बढ़ जाए, है ना। और व्यापार में स्थिरता नहीं रहती है इससे, क्योंकि कभी हमारे निर्यात घटते हैं बढ़ते हैं तो व्यापार में इससे स्थिरता नहीं रहती है। विनिमय दर के अब हम पढ़ेंगे सिद्धांत। ये तो इंट्रोडक्शन था, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ भी ले जाते हैं, लेकिन इसमें 3 थ्योरीज हैं, और वो 3 थ्योरीज हैं विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत की: टकसाली समता सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत और भुगतान संतुलन सिद्धांत। देखो बच्चों, टकसाली समता सिद्धांत ये ज़्यादातर थ्योरी थी, ये स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत भी PPP थ्योरी, ये भी स्थिर विनिमय दर पर है। लेकिन भुगतान संतुलन सिद्धांत, इसी को ही हम कहते हैं आधुनिक सिद्धांत, इसी को ही हम कहते हैं लोचशील विनिमय दर निर्धारण, इसी के द्वारा। तो ये लोचशील विनिमय दर के ऊपर है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारा वो है टकसाली समता सिद्धांत। क्लियर। तो टकसाली समता सिद्धांत बच्चों क्या है हमारा, कि यह सिद्धांत उन देशों के विनिमय दर का निर्धारण करती है जहां पर स्वर्णमान का मतलब यानी जब जो करेंसी चल रही है उसके पीछे सोने की मात्रा या चांदी की मात्रा रखी जाती है, उसी देशों में ये थ्योरी है। तो ये बहुत पहले की थ्योरी है। आप जानते हो आज़ादी से पहले भारतीय रुपया पौंड चलता था, तो उसके पीछे आपको देखे होंगे सोने और चांदी के सिक्के। तो उस समय की बातें हैं, ये उस समय की थ्योरी है, आज की नहीं है। तो हर देश को अपनी करेंसी के पीछे स्वर्ण रखना पड़ता था, इतना ये चांदी या स्वर्ण। तो ये थ्योरी उस समय की। तो टकसाली समता सिद्धांत है, यानी ये स्वर्णमान का मतलब अपनी मुद्रा के पीछे स्वर्ण की मात्रा निहित करना। क्लियर। तो ये थ्योरी क्या है, ये उन देशों के निर्धारण में है जहाँ धातुमान या स्वर्णमान या चांदीमान प्रचलन में है। इस सिद्धांत के अनुसार जब दो देशों की करेंसी धातुमान पर आधारित है तो उन करेंसियों की विनिमय दर उसमें निहित मुद्रा की मात्रा के आधार पर की जाती है। हम स्वर्णमान के संबंध में इस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। स्वर्णमान वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन पहले तो था, तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है बस, और कुछ नहीं। तो इसमें क्या, देश का मौद्रिक अधिकारी सोने की निश्चित कीमत पर असीमित मात्रा में सोना खरीदने और बेचने को तैयार होता है। मुद्रा की इकाई का मूल्य सोने के क्रय मूल्य के बराबर निर्धारित होता है। और तीसरा इसमें हमने क्या शामिल किया, मुद्रा का बाहरी मूल्य सोने के निश्चित वजन के रूप में व्यक्त किया जाता है। और चौथा पॉइंट क्या, स्वर्ण के आयात और निर्यात की स्वतंत्रता होती है। जहाँ पर ये 4 बातों में से भी एक बात है, वहाँ पर ये थ्योरी है। क्लियर हो गई। इन चारों में ये जो बातें 4 पॉइंट हमने दिए, देश का मौद्रिक अधिकारी वाली, और ये नंबर 2 पॉइंट, और ये नंबर 3, और ये नंबर 4, वहाँ पर ये थ्योरी काम होगी। क्लियर। जिनमें ये 4 बातों में से एक भी बात नहीं है, वहाँ नहीं होगी। तो विनिमय दर का निर्धारण इसमें हम कब करेंगे, तो इसका हम करते हैं जब दो देशों में स्वर्णमान या चांदीमान होती है, तो विनिमय दर का निर्धारण बहुत सरल है। इसमें सोने की मात्रा के आधार पर हम विनिमय दर का निर्धारण करेंगे। सोने की मात्रा के आधार पर यहाँ देखिए हमने एक उदाहरण लिया है, ये देखिए 1 पौंड का मूल्य है 5 ग्राम सोना, और $1 में कितनी सोने की मात्रा निहित करी है हमने,
1 पौंड में 5 ग्रेन सोना और $1 में 1 ग्रेन सोना। तो 1 पौंड की कीमत कितनी हो गई बच्चों? $5 हो गई, क्योंकि 1 पौंड में कितना सोना है? 5 ग्रेन, और $1 में कितना? 1 ग्रेन। तो 1 पौंड की कीमत सीधी सी बात है कितनी हो गई? $5। अब यानी कि सोने के निहित मात्रा के आधार पर इसका हमने फार्मूला यहाँ पर ये आपको दिया है कि गोल्ड कंटेंट्स पर यूनिट ऑफ करेंसी ए, गोल्ड कंटेंट्स पर यूनिट ऑफ करेंसी बी, यानी ए देश की करेंसी में सोने की निहित मात्रा और बी देश में की करेंसी में निहित सोने की मात्रा। क्लियर है बात? आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो कि ए देश में सोने की निहित मात्रा, ए और बी देश की मुद्रा में निहित सोने की मात्रा। उसके आधार पर यहाँ देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में 1 पौंड, प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं हम, उस दौरान जैसे मैंने बताया था उस दौरान स्वर्ण मान प्रचलित था विश्व में। तो देखियो बच्चों, यहाँ पर यही उदाहरण हमने लिया है कि 1 पौंड में कितना सोना था? 113.0016 ग्रेन सोना था उस समय 1 पौंड में, और $1 में कितना था? 23.2200 ग्रेन था। तो उसके आधार पर हमने ए का इंग्लैंड का रखा, बी पर अमेरिका का रखा, इंग्लैंड का सोना रखा और अमेरिका का। तो कितनी आई हमारी? 1 पौंड की क्या वैल्यू आ गई? $4.866। ये आ गई हमारी विनिमय दर। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के समय की बातें हैं। तो ये विनिमय दर हो गई, इसे हम कहते हैं टकसाली विनिमय दर, मिंट पार रेट ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? तो इसमें हम भुगतान कैसे करेंगे दूसरे देश को? निर्यात या आयात करते हैं। एक तो पहली विधि ये है, पहली विधि ये है कि वही विदेशी मुद्रा बाजार में जाएंगे, पौंड देंगे $1 ले लेंगे, या $1 देंगे पौंड ले लेंगे, और निर्यातकर्ता और निर्यातकर्ता देश को हम क्या कर देंगे? भुगतान कर देंगे। ये तो बहुत ही ईजी है। अब बात आती है दूसरी विधि की, जो हम यहाँ पढ़ेंगे डिटेल से। दूसरी विधि ये बताती है कि जब विनिमय दर ये वाली है, जब तो हम मुद्रा को $1 या पौंड में बदलकर भुगतान कर देंगे, लेकिन जब विनिमय दर इससे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हम किस तरह से भुगतान करेंगे, उसके बारे में यहाँ दूसरी विधि में बताया गया है। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस जो ये रेट आई है हमारे पास 0.866, इसमें हम क्या करते हैं कि देखें, जब हम मुद्रा के बदले में निर्यातकर्ता देश को मुद्रा ही भेज रहे हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम उसको सोना देते हैं या निर्यातकर्ता देश कहे कि भाई मुझे तो सोने में ही भुगतान करो, तो हम कैसे करेंगे? तो सोने में भुगतान करने के लिए उसमें क्या है, यातायात लागत लग जाती है, बहुत सी सामान उसमें यूज होता है, भाई पैकिंग करनी पड़ती है, भेजना भी पड़ता है, तो उस पर खर्चा आता है। तो देखो मान लीजिए उस दौरान खर्चा मान लीजिए ये था 0.02 सेंट। क्लियर? ये खर्चा आता था मान लीजिए सोना भेजने पर। क्लियर? तो हमारी विनिमय दर की 2 दरें आ जाएंगी, एक उच्च दर और एक निम्न दर। उच्च दर कैसे आएगी? 0.866 में पहले तो ये खर्चा जोड़ दो, ठीक है, 0.02 को जोड़ेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? क्या आ जाएगी? उच्चतम सीमा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उच्चतम सीमा। ठीक है, यहाँ मैंने ये देखो ये जोड़ रखा है, तो उच्चतम सीमा आ गई $4.886 आ गई, और इसमें ये घटा देंगे तो हमारी आ जाएगी निचली सीमा आ जाएगी। तो हमें 2 सीमा प्राप्त हो जाएंगे, एक ऊंची सीमा और एक नीची सीमा, और ये वो एग्जैक्ट लाइन होगी जिस पर ये विनिमय दर है। समझ में आया बच्चों? ये यानी 2 विनिमय दरों को हमने कर लिया। इसमें इसी के अंतर्गत हमने पहले तो खर्चा जोड़ा तो ऊंची सीमा आ गई, और इसमें हमने उसको घटा दिया तो वो हमारी निचली सीमा आ गई। क्लियर हुई है बच्चों? तो इसमें ऊंची वाली सीमा को कहते हैं हम स्वर्ण निर्यात बिंदु, और नीचे वाली सीमा को हम कहते हैं स्वर्ण आयात बिंदु। क्लियर बच्चों? ये 2 पॉइंट हमारे पास आएंगे। इसी बात को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ऊपर वाला बिंदु ये देखो जोड़कर दिखाया गया है आपको, ये हमारा ऊपर का बिंदु आ गया 4.886,
और ये 4.846 घटा के आ गया, ये नीचे वाला बिंदु आ गया है। क्लियर। एक में तो परिवहन लागत को जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो ये ऊंची सीमा है और ये नीची सीमा है, और जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो हमारी क्या है, समता लाइन है। क्लियर। अब यहाँ हम आपको ये समझाएंगे कि हम ये कैसे करेंगे, स्वर्ण का निर्यात कब करेंगे। तो देखो, मान लीजिए अमेरिका को इंग्लैंड से आयात किए थे अमेरिका ने, मान लीजिए, यानी इंग्लैंड निर्यात करता देश है और उसे भुगतान करना है इंग्लैंड का। तो मान लीजिए उसे मार्केट में वो जाता है और मार्केट में उसे जो रेट मिलती है वो 4.866 अगर मिल जाती है, या 4 जो उच्च सीमा है वहाँ तक मिलती है, तो वो क्या करता है, अपने डॉलर को पौंड में बदल लेगा और उसको मुद्रा दे देगा। लेकिन अगर उसे विनिमय दर 4.886 यानी ऊंची सीमा से ऊपर विनिमय दर मिलती है, उससे कहा जाए कि भाई हम तो 1 पौंड के लिए $5 आपसे मांगेंगे, है ना। $1 के बदले में कितना, 1 पौंड के बदले में कितने डॉलर लेंगे आपसे, $5 लेंगे। तो अमेरिका कहेगा भाई ये तो बहुत महंगा है, ये तो ऊंची सीमा से भी ऊंची विनिमय दर हो गई। तो वो क्या करेगा, सोने का निर्यात ही तो करेगा, यानी इंग्लैंड को भेजेगा सोना अपना भुगतान कर ले। तो इसे हम कहेंगे अमेरिका द्वारा सोने का निर्यात कर दिया इंग्लैंड को अपना भुगतान करने के लिए। समझ में आ गई। अगर विनिमय दर इस रेट से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, सोने में उसे बदलेगा और उसे इंग्लैंड भेज देगा। सेम ऐसे ही निचली सीमा में मान लीजिए इंग्लैंड को भुगतान करना है, इंग्लैंड को लेना है, तो इंग्लैंड मार्केट में जाता है और उसे इससे नीचे वाली पे उसे पौंड लेना पड़ रहा है कि आप हमें भाई ज़्यादा देना, यानी यहाँ तो अमेरिका को $5, उससे कहा जाए कि हम आपको 1 पौंड के बदले में $4 देंगे। 1 पौंड के बदले में कितना डॉलर देंगे, $4 ही देंगे आपको। क्लियर ये बात। 1 पौंड के बदले में कितना देंगे, $4 देंगे। तो इंग्लैंड कहेगा भाई ये तो बहुत कम है, मिनिमम दर तो इतनी है, तुम तो बहुत कम दे रहे हो मुझे, 1 पौंड के बदले में $4 ही दे रहे हो। तो यहाँ इंग्लैंड भी क्या करेगा, सोने को अमेरिका को भेज देगा अपना भुगतान करने के लिए। इस तरह से ये दोनों की उच्च सीमा और निम्न सीमा आ जाती है। इसी बात को यहाँ डायग्राम की सहायता से दिखाया गया है। यहाँ फॉरेन एक्सचेंज लिया है हमने। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर क्या है, विदेशी मुद्रा ली है, और यहाँ पर हमने लिया है रेट ऑफ एक्सचेंज, डॉलर और पौंड लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या लिया हमने, ये देखिए उच्च सीमा और निम्न सीमा। ये जो है ये लाइन, ये कौन सी लाइन है, 4.866 जो दोनों देशों में नीट सोने की मात्रा पर आधारित हुई थी, ये है। क्लियर हो गई ये बात, ये आ गई। यही है मिंट पार रेट। और इसमें हमने यातायात का खर्चा जोड़कर ये ऊपरी सीमा बना दी, और यातायात का लागत घटाकर ये हमने क्या बना दी, निम्न सीमा बना दी। तो इस तरह से ये हमारी क्या है, गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट है, ये गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट है, ये गोल्ड इंपोर्ट, क्योंकि यहाँ तो अमेरिका ने गोल्ड का एक्सपोर्ट किया, यहाँ अमेरिका में गोल्ड का इंपोर्ट हुआ। क्लियर हुई बात। और इसको हमने यहाँ दिखा दिया, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, और ये हमारी मिडल इक्विलिब्रियम लाइन है। तो इस बात को यहाँ डायग्राम के द्वारा भी दिखाया गया है। ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी मिंट पार थ्योरी।